हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है सीटेट जूनियर के लिए साइंस। और आज साइंस का भाग 5 है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे पिछले भाग 1, 2, 3 और 4 को ना देखे हो तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है साइंस, और साइंस का भाग 5 है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं हैं, नीचे दिए गए हैं। जो सही क्रम में नहीं है पूछा है, नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कचरे को गड्ढे में डालिए, और ऑप्शन बी है गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। ऑप्शन सी है गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोल रख कर ढकिए। ऑप्शन डी है अब गड्ढे में कछुए डालिए। इन चरणों का सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है? ये सभी नीचे गलत दिए गए हैं और सही क्रम पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसका सही क्रम दोस्तों, इसका सही क्रम है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही क्रम है। पहले नंबर पे क्या आता है? गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढकिए। ये पहले नंबर पे हो गया आपका, ठीक। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा ए, कचरे को गड्ढे से ढकिए, दूसरे नंबर पे आ गया। और तीसरे नंबर पे आ गया डी, अब गड्ढे में कछुए डालिए। और चौथे नंबर पे आ गया सी, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोल रखकर ढकिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 1 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, BADC। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वपोषण, ऑप्शन बी है परजीविता, ऑप्शन सी है विषम पोषण, ऑप्शन डी है सहजीवन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सहजीवन। आपको बता दें, जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक जीव दूसरे को आवास तथा पोषक प्रदान करता है, जबकि दूसरा जीव भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन में एक शैवाल तथा एक कवक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। शैवाल तथा निर्मित भोजन कवक को मिलता रहता है तथा इनके बदले में वह कवक से खनिज लवण स्थानवर रक्षा प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन के साथ उसके आंसर को और उसकी व्याख्या को भी देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आहार नाल यानी पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि ऑप्शन है ग्रास नली यानी ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं, ऑप्शन बी भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल लगता है, ऑप्शन डी हृष्ट पुष्ट जीभ भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रास नली यानी ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेढक तथा कछुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है। कैसी होती है दोनों जीवों की त्वचा? मेढक और कछुए की त्वचा कैसी होती है? शुष्क एवं श्लेष्मीय, आर्द्र एवं रुक्ष, और ऑप्शन डी है आर्द्र एवं श्लेष्मीय। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्द्र एवं श्लेष्मीय। इसकी व्याख्या है त्वचीय श्वसन ऐसी प्रक्रिया है
त्वचीय श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं की त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। मेढक तथा कछुआ दो ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, जिसके कारण इनकी त्वचा आर्द्र एवं श्लेष्मीय होती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और 5वां नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी प्रतिबिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो ऑप्शन ए अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस और ऑप्शन डी अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारा अगला आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। ऑप्शन ए है कपास, धान, मटर, अलसी। ऑप्शन बी धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। ऑप्शन सी चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं। ऑप्शन डी मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। दोस्तों वीडियो कैसा है वीडियो के लास्ट के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। आपको बता दें कि खरीफ फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा मानसून के बाद काट ली जाती हैं। धान, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहले 4 कथन है, इनका अध्ययन करेंगे हम लोग। ये फसली पौधों की अयोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। बी है ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। सी है ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। डी है ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। इनमें से सही कथन कौन से हैं आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो आपको बता दें इसका सही कथन है बी, सी तथा डी। बी, सी तथा डी देख लीजिए, यहाँ जगह हो जाएगा बी, सी तथा डी। ठीक है, एक कथन गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए है रंगहीन एवं गंधहीन जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। ऑप्शन बी है रंगहीन एवं गंधहीन जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायक करती है। ऑप्शन सी है तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस, और ऑप्शन डी है रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पाप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पाप ध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। नीचे दिए गए ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का लाल रंग करता है। नीले लिटमस
का रंग लाल कर देता है। नीचे दिए गए ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? ऑप्शन ए है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जो ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड जिसे SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जल में काफ़ी विलेय हैं, जल में घुलकर यह सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। दोस्तों इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अपडेट योर GS को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको PDF सेंड कर दी जाएगी, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF में जो क्वेश्चन है उसकी आंसर के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है यह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल, खनिज तथा वन्य जीव, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खनिज तथा वन्य जीव। खनिज तथा वन्य जीव। दोस्तों समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रकृति में पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, इसीलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए उनका विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके उदाहरणों में कोयला, पेट्रोलियम, खनिज और वन्यजीव शामिल किए गए हैं। खनिज और वन्यजीव के अलावा क्या क्या हैं? कोयला और पेट्रोलियम भी शामिल किए गए हैं। तो आपका हो जाएगा कोयला भी हो जाएगा, ठीक है, कोयला भी हो जाएगा और पेट्रोलियम भी हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोल भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। ऑप्शन ए है अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन बी है यह केवल चिड़ियाघर एवं वानस्पतिक उद्योगों में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी है यह केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। ऑप्शन डी है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह केवल विशिष्ट आवास में पाई जाती है, यह केवल विशिष्ट आवास में पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां जीवों की वे प्रजातियां होती हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वे दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं होती। जैसे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला एक सींग का गैंडा है जो भारत की एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, ठीक है। इस तरह से हमको इस व्याख्या में मिल गया कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला जीव एक सींग का गैंडा है, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रोमोसोम, गुणसूत्र या जीन, क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति। ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र तथा जीन। आपको बता दें कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन जीवों को वंशगत इकाइयाँ होती हैं, जीन जीवों की वंशगत इकाइयाँ होती हैं। वे माता पिता से वंशानुगत जानकारी अपनी संतानों के लिए ले जाते हैं। जीन गुणसूत्रों में
घनीभूत होते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं तथा इनके पेलिकल मैट्रिक्स तथा क्रोमैटिड्स 3 भाग होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और 13 नंबर क्वेश्चन है, टैडपोल के कायांतरण के लिए जेल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी आयोडीन। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, आयोडीन। आपको बता दें कि कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने के या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मेढक का बच्चा टैडपोल कुछ ही दिनों में कायांतरण करके मेढक बन जाता है। टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, ऑप्शन बी है तकनीकी कौशल अर्जित करना, ऑप्शन सी है प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, तकनीकी कौशल अर्जित करना। 14 का राइट आंसर बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर तकनीकी कौशल हासिल करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपसे यहाँ पूछा है नहीं है, आंसर नहीं है, तो तकनीकी कौशल अर्जित करना यही आंसर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, ऑप्शन बी है संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने में शिक्षार्थियों की सहायता करना चाहिए, ऑप्शन सी है संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन डी है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। ठीक, आपको बता दें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को एक रचनात्मक का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें छात्रों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है जिसमें वे अपने खुद के ज्ञान की खोज और उसका निर्माण करते हैं। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि क्या मांग है? इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए, ऑप्शन बी उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए, ऑप्शन सी उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को प्रेषित करना चाहिए, ऑप्शन डी उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य समझना चाहिए कि वे सराहना कर सके कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। छोटा क्वेश्चन है फिर भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? प्रमाण मांगना, पक्षपाती राय, तर्कसंगत चिंतन, व्यापक सोच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षपाती राय। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पक्षपाती राय हो जाएगा। पक्षपाती राय वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। एक वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति की किसी भी वस्तु चीज के बारे में पक्षपातपूर्ण राय नहीं होती। ठीक, प्रदर्शित नहीं करता, यही आपसे पूछा था, नहीं करता, तो पक्षपाती राय नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे? क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 18 और 18 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए किया है कि ताकि ऑप्शन ए, आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है। ठीक, ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सकें। ऑप्शन सी है, शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सकें। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। ठीक, जैसे कि दोस्तों इसकी जो व्याख्या है यह है कि दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों की अनुत्तरित छोड़ दिया गया है ताकि छात्र सोचे, अपने परिवेश की खोज करे और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने वातावरण से उदाहरणों की तलाश करें। इससे उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विज्ञान की उपयोगिता का एहसास करने में और उनकी तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता को पैनापन प्रदान करने में मदद मिलेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको आप देख लीजिए। कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। ऑप्शन है, थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। ऑप्शन बी, थर्मामीटर को पढ़ाते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऑप्शन सी, थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसका मरकरी स्तर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ही होगा इसका राइट आंसर, थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या थोड़ा देख लीजिए कि कक्षा 8 का डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती यह बताती है कि थर्मामीटर के प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी के साथ धोने से थर्मामीटर के तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 20 वह है कि कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है, आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। ऑप्शन बी है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है, अपना सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी है, अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन बी का राइट आंसर, 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए, आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड। ऑप्शन बी, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। विज्ञान शिक्षण में कच्ची, क्वेश्चन नंबर जो 22 है थोड़ा देख लीजिए। विज्ञान शिक्षण में कच्ची होगा, कच्ची होगा। विज्ञान शिक्षण में कच्ची प्रश्नों की तकनीकी का किसके लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सीखने का अवसर सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है समस्या समाधान कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने। ऑप्शन डी है नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा कि समस्या समाधान कौशलों का विकास करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, काफ़ी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। वर्तिका, अंडाशय एवं पुंकेसर। वर्तिका, अंडाशय एवं वर्तिका। पुंकेसर, अंडाशय एवं वर्तिका। पुंकेसर, पंखुड़ियाँ एवं बाह्य दल। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्तिकाय। यहाँ आपका वर्तिकाय होगा दोस्तों। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी में पहला नंबर होगा वर्तिकाय। वर्तिकाय के बाद होगा अंडाशय एवं वर्तिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे अब। और क्वेश्चन नंबर जो 24 है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। 2, 4, 6, संख्या निश्चित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए एगोनिस्ट एवं एगोनिस्ट की पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। एगोनिस्ट पेशियां काम करने वाली होती हैं, जबकि चोट को रोकने और हड्डियों की हलचल को नियंत्रित करने के लिए एंटागोनिस्ट मांसपेशियां एपोनिस्ट मांसपेशियों के विरुद्ध कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी ए हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। ऑप्शन ए है बालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टानें। ऑप्शन बी है कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। ऑप्शन सी है बाघ, हरिण, घास, मृदा। ऑप्शन डी है कीट, जल, जलीय पादप, मछली। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। निवास स्थान के 2 यानी जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों में कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप आदि जीव निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारा अगला आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।